हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के साथ। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहिए चाहे फोटोसिंथेसिस कहिए, ठीक है। तो आज पढ़ना है क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा, है ना, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन सेल्स CO2 और H2O की उपस्थिति में CO2 एंड H2O की द्वारा लाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करती हैं जिसमें H2O एंड O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी उत्पाद के रूप में निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये एक साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन? कि वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन सेल, हरी कोशिकाएं CO2 एंड H2O के द्वारा लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करती है, जिसमें H2O और O2 उत्पाद के रूप में निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस तरह से ये जो है इसकी वैज्ञानिक डेफिनेशन जो है वो ये होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का समीकरण है ना, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस का समीकरण, है ना। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? आप सभी जानते हैं। क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O और क्या है इसमें, क्या लगती है? लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये क्या है बेटा? ये है सन, और है ना, सनलाइट। ये है सनलाइट और नीचे आप लिख देंगे क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। और बनता क्या है इसमें? कार्बन युक्त यौगिक। आपने क्या लिखा है? कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है। तो क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, है ना। ये ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में निकलती है, ठीक है ना। 6CO2 12H2O सूर्य के प्रकाश
और क्लोरोफिल में C की उपस्थिति में C6H12O6 बनता है और H2O एवं ऑक्सीजन जो है वो किसके रूप में निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो ये क्या है, इसका इक्वेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अपन देख लें। महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके और अन्य जीवों के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो प्लांट सूर्य के प्रकाश को यानी सनलाइट का उपयोग करके अन्य जीवों के लिए क्या करते हैं, ये फूड यानी भोजन पैदा करते हैं, ठीक है ना, भोजन पैदा करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक आप ये जानें कि फोटोसिंथेसिस केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें कि ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। फोटोसिंथेसिस केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है जो क्या करती है, नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, नेचुरल O2 प्रोड्यूस करती है। नेचुरल ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो मीजोफाइट प्लांट है, मीजोफाइट प्लांट है वो CO2 को स्टोमेटा से ग्रहण करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि इसी में आप लिख लेंगे, जबकि हाइड्रोफाइट प्लांट देखिए, हाइड्रोफाइट प्लांट में क्या है, स्टोमेटा नहीं होते, ठीक है ना। हाइड्रोफाइट प्लांट में स्टोमेटा नहीं होते, इसलिए हाइड्रोफाइट प्लांट जो है CO2 को अपनी सामान्य सतह से, जनरल सरफेस यानी सामान्य सतह से ग्रहण करते हैं, है ना। मीजोफाइट जीरोफाइट प्लांट है वो किसके द्वारा, स्टोमेटा होते हैं वहां, उनके द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन हाइड्रोफाइट प्लांट में CO2 जो है उसकी सामान्य सतह से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वहां स्टोमेटा नहीं होते। नेक्स्ट एक और बात है कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन है, वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 0.03% होती है, 0.03% CO2 की सांद्रता होती है। लेकिन पानी में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, CO2 की सांद्रता कितनी होती है बेटा, सांद्रता होती है वहां इसकी 10 गुनी ज्यादा होती है, ठीक है। 0.03% है यहाँ पे, तो इसकी 10 गुनी ज्यादा होती है, मतलब 0.3% होती है, 0.3% होती है। तो CO2 की सांद्रता यदि बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो CO2 की सांद्रता यहाँ पानी में अधिक है, इस कारण से जो हाइड्रोफाइट प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब कि यहाँ CO2 की सांद्रता एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.3%, ठीक है, और पानी में कितनी है, उसकी 10 गुना ज्यादा है। इसलिए जो है हाइड्रोफाइट प्लांट मीजोफाइट प्लांट की तुलना में अधिक तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए
इसलिए इसलिए हाइड्रोफाइट प्लांट जो है, हाइड्रोफाइट प्लांट किसकी तुलना में, मीजोफाइट प्लांट की तुलना में, मीजोफाइट प्लांट की तुलना में वे अधिक तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं, अधिक तेज प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं, अधिक तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों अधिक तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्योंकि यहाँ CO2 की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है ना। आप ये जितने जंगल देखते हैं ये अपेक्षाकृत कम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि क्या है, समुद्र में एल्गी है या तालाब में जो एल्गी है, इनकी तुलना में इनका दर जो है मीजोफाइट प्लांट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी क्या होती है, कम होती है, हाइड्रोफाइट की ज्यादा होती है। नेक्स्ट कि दुनिया में कुल जितनी फोटोसिंथेसिस होती है, वर्ल्ड में कुल जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 90% पार्ट किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वाटर प्लांट के द्वारा किया जाता है ना। तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि दुनिया में कुल फोटोसिंथेसिस का 90% भाग किसके द्वारा किया जाता है, 90% भाग किसके द्वारा किया जाता है, एल्गी के द्वारा किया जाता है, शैवाल के द्वारा किया जाता है। वाटर प्लांट ब्रैकेट में एल्गी आप देख सकते हो, ठीक है, एल्गी वाटर प्लांट के द्वारा किया जाता है, वाटर प्लांट के द्वारा किया जाता है। दुनिया में कुल फोटोसिंथेसिस का 90% भाग वाटर प्लांट यानी एल्गी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और 10% लैंड प्लांट के द्वारा किया जाता है ना, किया जाता है, लैंड प्लांट के द्वारा किया जाता है। 10% हिस्सा जो है वो, जो आप ये सब तमाम इतने वृक्ष और इतना फॉरेस्ट देख रहे हैं, वो कितना प्रतिशत हिस्सा परफॉर्म करते हैं प्रकाश संश्लेषण का, 10%, ठीक है। और हम लोग सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं, वृक्षारोपण पे देते हैं, ठीक है। वृक्षारोपण करें तो वृक्षारोपण मैं आपको बता दूं के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। किसके द्वारा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वाटर प्लांट के द्वारा। जो समुद्र है, झील है, जो तालाब है, पोखरा है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन देख लें कि इसमें जो 90% पार्ट है, जो इसका 90% जो भाग है, वो इस 90% भाग में 80% जो है, इस 90% में से 80% भाग जो है वो समुद्री यानी खारे पानी वाली जो एल्गी है, मतलब उनके द्वारा किया जाता है, मैराइन एल्गी के द्वारा किया जाता है, जबकि 10% जो है वो फ्रेश वाटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, है ना। प्रकाश संश्लेषण का 90% में से जो वाटर एक्वेटिक प्लांट के द्वारा हिस्सा है, तो उस 90% में से 80% समुद्री एल्गी के द्वारा किया जाता है, जबकि उसका 10% जो है वो किसके द्वारा, फ्रेश वाटर एल्गी के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अगला है कि हिस्टोरिकल अकाउंट, ऐतिहासिक विवरण, है ना, हिस्टोरिकल अकाउंट, ठीक है, ऐतिहासिक विवरण, प्रकाश संश्लेषण का ऐतिहासिक विवरण। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि साइंटिस्ट के नाम लिखते हैं और उनका वर्क लिखते हैं, है ना, जैसा कि आपको मालूम है ना। इसमें अपन क्या करते हैं कि साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे और उनका वर्क लिखेंगे, ठीक है, कि किसने इसके संबंध में क्या काम किया है। तो पहले
बार्नेज नाम का वैज्ञानिक युग है। इसने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस शब्द दिया है। इसने क्या किया था कि इसने सबसे पहले क्या किया है, फोटोसिंथेसिस शब्द दिया है। फोटोसिंथेसिस टर्म दिया है ना, टर्म शब्द दिया है, ठीक है, दिया है। फोटोसिंथेसिस शब्द किसने दिया है, बार्नेज ने दिया है। फिर दूसरे वैज्ञानिक हैं जोसेफ प्रिस्टले, है ना, जे प्रिस्टले, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन एक्सप्लेन किया है या ऑक्सीजन का निष्कासन बताया है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का क्या बताया है, निष्कासन बताया है। निष्कासन बहुत पूछा जाता है, निष्कासन बताया है, ठीक है, बताया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। किसने बताया है, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया है। इसके लिए इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले ने कैंडल एक्सपेरिमेंट किया था। कैंडल एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कैंडल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया था, कैंडल एक्सपेरिमेंट किया था। कैंडल मतलब होता है लालटेन, इसका मतलब क्या है, लालटेन, ठीक है। आप जानते हैं कि गांव में जो है जब बिजली नहीं रहती, लाइट नहीं रहती, तो एक लालटेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वो जो लालटेन जलती है उससे जो धुआं निकलता है उसको प्रिस्टले ने कहा फ्लोजिस्टान, ठीक है। और उसको क्या किया कि बोला कि जो प्लांट है फ्लोजिस्टान को डिफ्लोजिस्टान में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लोजिस्टान जो है वो क्या है, CO2 युक्त एयर है। फ्लोजिस्टान जो है वो CO2 युक्त एयर है और ये जो डिफ्लोजिस्टान है वो ऑक्सीजन युक्त एयर है। तो इसके लिए इन्होंने कैंडल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बताया कि कैंडल के जलने से फ्लोजिस्टान उत्पन्न होती है, फ्लोजिस्टान निकलती है। फ्लोजिस्टान क्या है, CO2 युक्त एयर, ठीक है। CO2 युक्त एयर क्या है, फ्लोजिस्टान है। तो उन्होंने बताया कि कैंडल के जलने से फ्लोजिस्टान उत्पन्न होती है ना, उत्पन्न होती है, जिसे प्लांट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, जिसे प्लांट किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डिफ्लोजिस्टान में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे प्लांट डिफ्लोजिस्टान क्या है बेटा, डिफ्लोजिस्टान है O2 युक्त एयर, O2 युक्त एयर को डिफ्लोजिस्टान कहते हैं। में डिफ्लोजिस्टान में परिवर्तित कर देते हैं, उत्पन्न होती है, जिसे प्लांट डिफ्लोजिस्टान में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका क्या है, कैंडल एक्सपेरिमेंट है। ये है क्या, कैंडल एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया कि जो कंडील है, जो लालटेन है, वो जलने से कौन सी अशुद्ध वायु या फ्लोजिस्टान उत्पन्न होती है और इस फ्लोजिस्टान को पौधे डिफ्लोजिस्टान यानी शुद्ध वायु या ऑक्सीजन युक्त वायु में परिवर्तित कर देते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कैंडल लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए बर्निंग, है ना, बर्निंग, ठीक है। बर्निंग मतलब इसके जलने से क्या है, बर्निंग, तो इससे क्या उत्पन्न होती है, फ्लोजिस्टान, ठीक है, फ्लोजिस्टान उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होता है, ऊपर यहां लिख दीजिए प्लांट इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, डिफ्लोजिस्टान में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लोजिस्टान CO2 युक्त एयर है और ये कैसी है, O2 युक्त एयर है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जोसेफ LENSVOIR, ठीक, लेंस वायर ने ये बताया कि प्लांट
फ्लोजिस्टान को डिफ्लोजिस्टान में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इन्होंने भी लगभग वही बताया था कि प्लांट प्लांट फ्लोजिस्टान को फ्लोजिस्टान फ्लोजिस्टान को डिफ्लोजिस्टान में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो लेंसवायर ने बताया था कि प्लांट जो है क्या करते हैं, यह फ्लोजिस्टान को डिफ्लोजिस्टान में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जॉन इंजन हाउस, जॉन इंजन हाउस, HOU हाउस SZ, ठीक है। जॉन इंजन हाउस, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया है। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यानी लाइट, है ना, लाइट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के महत्व को बताया, किसने बताया है, जॉन इंजन हाउस ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जॉन सीने बियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है जॉन सीने बियर ने इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो CO2 से आती है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है, निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, CO2 से आती है, ठीक है ना, आती है। ये एक्चुअल में इन्होंने गलत बताया था। वास्तव में क्या है कि ऑक्सीजन आप जानते हो कहां से आती है, H2O के टूटने से निकलती है, आपने इक्वेशन में देखा है। तो इन्होंने ये गलती की, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है वो अपने को पढ़ना है। कभी कभी याद आता है कि कौन से वैज्ञानिक ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, CO2 से आती है ना। ये क्या है, CO2, ठीक है। तो CO2 से आती है, किसने बताया था, जॉन सीने बियर ने। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम है, नेक्स्ट है स्टीफन हेल, ठीक है, स्टीफन हेल, ठीक है, HAL, स्टीफन हेल। नेक्स्ट वैज्ञानिक है स्टीफन हेल। आप जानते हो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टीफन हेल को कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टीफन हेल को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि पौधे अपने भोजन का एक भाग एयर से और एक भाग लाइट से प्राप्त करते हैं। इन्होंने क्या बताया था बेटा, इन्होंने बताया कि पौधे अपने भोजन का एक भाग एयर से प्राप्त करते हैं, एयर यानी वायु से प्राप्त करते हैं, एक भाग वायु से प्राप्त करते हैं और एक भाग सनलाइट से, है ना, सनलाइट से प्राप्त करते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि पौधे अपने भोजन का एक भाग एयर से प्राप्त करते हैं और एक भाग सनलाइट से प्राप्त करते हैं। तो किसने बताया बेटा, ये बताया किसने, स्टीफन हेल ने, ठीक है। इसके बाद है टीडी सासुरे ने यह बताया कि फोटोसिंथेसिस में पानी का महत्व, टीडी सासुरे ने फोटोसिंथेसिस में
पानी का उपयोग या पानी का महत्व बताया है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस में पानी का महत्व बताया है। पानी का महत्व बताया है ना। देखो भी, जितना अपन पढ़ रहे हैं, जितना वैज्ञानिक और उनके वर्क पढ़ रहे हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन आपने पढ़ा है, सारी चीजें उसी के अंतर्गत चल रही हैं, है ना। वहां पानी निकला था तो पानी, वहां पे ऑक्सीजन निकली थी तो किसी ने ऑक्सीजन के बारे में बताया है, वहां पे लाइट की उपयोगिता है तो लाइट के बारे में बताया है ना। तो ये सारी चीजें जो है अपन काहे के परिपेक्ष में पढ़ रहे हैं, वो जो इक्वेशन पढ़ा है, इक्वेशन वहां पे क्या किसके उसमें पढ़ते हैं अपन कि 6CO2 प्लस 12H2O, फिर क्या बनता है C6H12O6 और 6H2O और ऑक्सीजन निकलती है। उसी के परिपेक्ष में ये अपन पूरा पढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट, अब ये क्या है, टीडी सासवे, इन्होंने फोटोसिंथेसिस में पानी का महत्व बताया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक है पेलेटियर एंड पेलेटियर एंड कैवेंटाउ। इन्होंने, पेलेटियर और कैवेंटाउ ने क्या किया है, क्लोरोफिल शब्द दिया है। इन्होंने क्या दिया है, क्लोरोफिल शब्द दिया है। पेलेटियर एंड कैवेंटाउ ने शब्द दिया है। पेलेटियर और कैवेंटाउ ने क्या किया है, क्लोरोफिल शब्द दिया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कौन, ड्यूटरोकेट। नेक्स्ट वैज्ञानिक है ड्यूटेरोचेट, आप लिखते हो ड्यूटरोचेट। इन्होंने फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का महत्व बताया है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का महत्व बताया है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का महत्व किसने बताया है, ड्यूटरोकेट ने। क्लोरोफिल शब्द किसने दिया है, पेलेटियर एंड कैवेंटाउ ने दिया है, ठीक है। इसके बाद है लीबिग। नेक्स्ट वैज्ञानिक है लीबिग जो है, इन्होंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कार्बन युक्त पदार्थ बनता है, उसमें कार्बन का स्रोत क्या है, CO2 है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए, चाहे कार्बन युक्त यौगिक, है ना, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का स्रोत क्या होता है, बनने वाले कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का स्रोत जो है कौन है, CO2 होती है ना, CO2 होती है। CO2 गैस जो है, उसी का कार्बन जो है वो जुड़ करके क्या बनाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जेबी मेयर, ठीक है। जेबी मेयर ने बताया कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है ना। इसने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी जो है वो किस में परिवर्तित होती है केमिकल एनर्जी में। प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है बेटा, रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन से हैं, सैक्स, ठीक है, SACHS। सैक्स ने बताया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या कहाँ होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट
में होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और यही सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट स्टार्च बनता है। और यही पहला दिखाई देने वाला उत्पाद क्या बनता है? पहला दिखाई देने वाला उत्पाद स्टार्च होता है ना? स्टार्च होता है। ये किसने बताया है बेटा? सैक्स ने बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैकमैन। ठीक है, अगला वैज्ञानिक है ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया को बताया है। ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया को बताया है। अंधकार अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन है ना? डार्क रिएक्शन। ठीक है, अंधकार अपक्रिया को बताया है। किसने बताया है? ब्लैकमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क रिएक्शन को किसने बताया है? ब्लैकमैन ने बताया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यानी तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है वारबर्ग ने क्लोरेला नामक एल्गी का उपयोग करके क्लोरेला नामक एल्गी का उपयोग करके वारबर्ग ने क्लोरेला नामक एल्गी का उपयोग करके ब्लैकमैन की डार्क रिएक्शन को प्रमाणित किया है ना? डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन की डार्क रिएक्शन को क्या किया है? प्रमाणित किया है ना? प्रमाणित किया है। ब्लैकमैन की डार्क रिएक्शन को प्रमाणित किया है, और इसी ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया था। फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया था। तो इसी ने क्या किया है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रयोग में क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया था है ना? क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया था। ठीक है, किसने? वारबर्ग ने। इसने जो ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन दिया था, तो इस एल्गी में उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है ना? प्रयोग के द्वारा जो है प्रूव किया है। इसके बाद साइंटिस्ट हैं वॉन नील। ठीक है, वॉन नील क्या है? इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे? वाटर के डिसोसिएशन से निकलती है, पानी के टूटने से निकलती है ना? तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O यानी वाटर के टूटने से बनती है ना? वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O के टूटने से बनती है, और इसे प्रमाणित किया है। इसे प्रमाणित किया है रूबेन कॉमन एंड रैंडिल ने। रूबेन कॉमन और रैंडिल ने इसे क्या किया है? एक्सपेरिमेंटली प्रमाणित किया है। ठीक है ना?
प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया है कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? H2O से आती है। उन्होंने क्या किया था कि जो ये इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O क्या था यहाँ? सनलाइट है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल फिर क्या बना था? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑक्सीजन जो थी उसको क्या कर दिया था? रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है ना, रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन के द्वारा है ना, के द्वारा, ठीक है, रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन के द्वारा। तो रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन क्या है बेटा? O18 है ना, वो 18। ऑक्सीजन जो है वो जनरली कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है क्या? 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने कितना किया था? 18 के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने जो पानी में ऑक्सीजन लिया उसको लिया कितना? O18। और जब देखा कि यहाँ जो ऑक्सीजन निकलती है वो भी कौन सी वाली होती है? 18 वाली होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है वो जो निकलती है, ये ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से आती है? पानी से आती है। हाइड्रोजन है उससे ये ऑक्सीजन पृथक हो जाती है और यहाँ अलग से निकलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं कि ये जो कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये कार्बन 6 कहाँ आ गया? ये 6 कार्बन हो गया, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है तो यहाँ जो ऑक्सीजन आई, इस जगह पर जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन कैसी थी बेटा? यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 6 गुणे 2 12 ऑक्सीजन है। तो ये 12 ऑक्सीजन जो है तो 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गई थी और 6 ऑक्सीजन यहाँ है, क्योंकि ये कैसी ऑक्सीजन है? रेडियो आइसोटॉपिक नहीं है और ये O18 है रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन। तो ये वाली जो यहाँ लगी थी ऑक्सीजन मिली वो रेडियो आइसोटॉपिक नहीं थी और ये भी रेडियो आइसोटॉपिक नहीं थी। इसलिए जो है ये इसका इक्वेशन, और ये जो है 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है, तो ये 24 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हो जाएंगे? ये आए यहाँ पे तो 12 हाइड्रोजन ये हो गए और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये हो गए। तो इस तरह से क्या है कि जो रूबेन कॉमन और रैंडिन हैं उन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन का उपयोग करके और ये प्रमाणित किया था कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन आती है पानी से, क्योंकि उन्होंने पानी में जो ऑक्सीजन थी उसको कैसा कर दिया था? रेडियो आइसोटॉपिक कर दिया। और जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकली वो कैसी ऑक्सीजन थी? रेडियो आइसोटॉपिक थी। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे उत्पन्न होती है? पानी से, है ना। तो ये हो गया क्या है? वॉन नील। इसके बाद एक वैज्ञानिक है नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। नेक्स्ट जो है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने क्या किया है? प्रकाश संश्लेषण की लाइट अभिक्रिया को बताया, प्रकाश अभिक्रिया को बताया है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रकाश अभिक्रिया को यानी लाइट रिएक्शन को बताया है। प्रकाश अभिक्रिया को बताया है ना, को बताया है, प्रकाश अभिक्रिया को बताया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को किसने बताया है? रॉबर्ट हिल ने बताया है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है आर्नोन। नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या है बेटा? आर्नोन, ठीक है। तो आर्नोन ने क्या बताया है? फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताया है। प्रकाश संश्लेषण में फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताया है। फोटोसिंथेसिस में क्या बताया है? फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाते हैं बेटा?
एटीपी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या कहलाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। आर्नोल्ड ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। ठीक है, आर्नोल्ड ने क्या बताया है कि दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आर्नोल्ड ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसके लाइट रिएक्शन को जो है दो पार्ट में पढ़ेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन एक वैज्ञानिक और हैं, उनका भी देख लें, इमर्सन, है ना। इमर्सन जो वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि प्रकाश क्रिया में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश क्रिया में यानी लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, है ना। दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, है ना। दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। इन्होंने बताया कि लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। कौन कौन से? पीएस फर्स्ट एंड पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। दो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड काम करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस का हिस्टोरिकल अकाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स, है ना। फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी उपकरण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी उपकरण किसको कहते हो बच्चों? प्रकाश संश्लेषी उपकरण कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, है ना। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी उपकरण कहते हैं। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले कोशिकांग है ना। क्लोरोप्लास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरने मतलब फ्लोट करने वाले, है ना। FLOAT, फ्लोट करने वाले, तैरने वाले कोशिकांग है ना। कोशिकांग है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हो? क्लोरोप्लास्ट को उपकरण कहते हो, प्रकाश संश्लेषी उपकरण कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले क्या है? कोशिकांग है। ये स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ठीक है ना। है प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेंस अथवा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। लेंस अथवा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। लेंस शेप्ड अथवा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेंस शेप अथवा डिस्क के आकार की संरचना होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कैसी है? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? ये जो है इसके क्या है?
ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल, पेरीप्लास्टिडियल, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ये इसका पेरीप्लास्टिडियल स्पेस को आउटर चैम्बर भी कहते हैं। इसको आप कह सकते हो आउटर चैम्बर, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो? आउटर चैम्बर भी कह सकते हो। और इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये जो चैम्बर है, इसको कहते हैं इनर चैम्बर। और इनर चैम्बर में एक प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है। इनर चैम्बर में एक प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसको क्या कहते हो बेटा? यहाँ स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रोमा में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन। यहाँ क्या होती है बेटा? डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में क्या होती है कि अंदर की ओर इस तरह से इन्वर्ट होकर के ऐसे इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इन्वर्ट होकर के फिर ये क्या हो जाती है? कटती है, ठीक है। और कट करके ये क्या बना लेती है? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन इन्वर्ट होकर के और कट जाती है, और कट करके यहाँ गोल गोल राउंडेड चपटी संरचनाएं बनाती है, जिनको कहते हैं थैलाकॉइड। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होकर के क्या बनाती है? गोल चपटी संरचनाएं बनाती है, जिनको कहते हैं थैलाकॉइड। तो ये क्या होते हैं? ऐसे कटते जाते हैं और यहाँ पे ऐसे बनते जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? स्टाक ऑफ पॉइंट्स जो है इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और इनको कहते हैं क्या? ग्रेना। एक को क्या कहते हो? थैलाकॉइड, है ना। एक को कहते हो थैलाकॉइड, और इन सब को मिलाकर के क्या कहते हो? ग्रैनम, ग्रैनम, ठीक है। ग्रैनम सिंगुलर है और ग्रैना जो है वो प्लूरल है। तो ग्रैनम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, है ना। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है। ये ग्रैनम जो है वो एक दूसरे से एक लैमिलर स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरह से जुड़े होते हैं, और इन लैमिलर स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। इनको क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमल लैमिली, ठीक है। स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं। ग्रैना एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? लैमिलर स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। ये कोई अलग सी संरचनाएं नहीं होती है, वही जो थैलाकॉइड है वही जो है इलांगेट होकर के और एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, इनको ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ऑस्मोफिलिक मतलब ऑस्मियम का ये स्टेन लेती हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये होती हैं। इसके अलावा इसमें जो है आप जानते हो कि राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम जो है वो होता है। तो ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम होता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता है क्या होता है? एक डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए, है ना। डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है। इसकी संख्या 2 से 8 तक हो सकती है। कम से कम अपन 2 तो बना ही ले, है ना। 2 तो ये बना ही ले। तो सर्कुलर डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये अपने अंदर जितनी भी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, या इसकी जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है वो क्या करता है? खुद सिंथेसाइज कर लेता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग किसको देख लें?
थायलाकॉइड का स्ट्रक्चर देख लें, है ना। थायलाकॉइड का चलिए देख लें यहाँ पे। थायलाकॉइड है ना, थायलाकॉइड। थायलाकॉइड क्या है बेटा? गोल 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 चपटी, हाँ गोल चपटी एवं सिक्कों के समान, ठीक है, एवं सिक्कों के समान गोल चपटी एवं सिक्कों के समान संरचनाएं हैं, गोल चपटी एवं सिक्कों के समान संरचनाएं हैं। थायलाकॉइड कैसी संरचनाएं हैं? गोल चपटी एवं सिक्के, जैसे सिक्के होते हैं 10 रुपए का 5 रुपए का जो सिक्का होता है उस तरह से के समान संरचनाएं हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक माने एक दूसरे के ऊपर रख करके, है ना, स्टॉक होकर ग्रैनम का निर्माण करती है ना, ग्रैनम का निर्माण करती है। और ग्रैनम में क्या होता है? करती है। और ग्रैनम में क्या है? ग्रैनम में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस की क्या होती है बेटा? लाइट रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है ना, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। ग्रैनम में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। थायलाकॉइड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। थायलाकॉइड कैसी संरचना है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थायलाकॉइड जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी सतह पर गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी सतह पर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। क्वांटासोम शब्द दिया है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम शब्द दिया है। क्वांटासोम शब्द किसने दिया बेटा? क्वांटासोम शब्द दिया है पार्क एंड बिगुन्स ने, है ना, पार्क एंड बिगुन्स, BIGGUNS, पार्क एंड बिगुन्स ने क्वांटासोम शब्द दिया है। क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वांटासोम शब्द दिया है पार्क एंड बिगुन्स ने, और क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पाई जाती है बेटा? थायलाकॉइड में, ठीक है। यदि थायलाकॉइड ऑप्शन नहीं है तो कहाँ पाई जाती है? ग्रैनम में पाई जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है यही होती है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वांटासोम का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, क्वांटासोम पर नेक्स्ट लिख लीजिए कि क्वांटासोम का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन
कॉफिशिएंट सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 135 होता है, 135 होता है। इसलिए हावेल हावेल और उसके साथियों ने क्वांटासोम का नाम इसलिए हावेल और उसके साथियों ने क्वांटासोम का नाम जो है वो 135 फोटोफास्फोराइलेशन रखने की सलाह दी है, है ना, सलाह दी है। तो हावेल और उसके साथियों ने क्वांटासोम का नाम 135 फोटोफास्फोराइलेशन रखने की सलाह दी है। ठीक है, क्वांटासोम का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना होता है? क्वांटासोम का व्यास 180 एंगस्ट्रॉम गुणे 160 एंगस्ट्रॉम गुणे 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं। ये डायमीटर के होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं? 180 एंगस्ट्रॉम गुणे 60 एंगस्ट्रॉम गुणे 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के ये जो है क्वांटासोम होते हैं। तो ये यदि इसका डायग्राम आप देखें तो आप ये इस तरह से थायलाक्वाइड होता है। और मैंने बताया आपको कि थायलाक्वाइड जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेन है। थायलाक्वाइड की क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन है। और यदि इसको आप राउंडेड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे बना देंगे तो ये कुछ राउंडेड सा ऐसे लगने लगेगा। मतलब ये कैसा? ऐसे हो जाएगा, बेलन के आकार का ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है? इसकी जो ये है, ये एक्चुअल में ये वाली जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये जो है ये आउटर कहलाती है, क्योंकि ये क्या है? ऐसे समझना है, इस तरह से समझना है, तो इसको आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये स्ट्रोमल लैमेली है जो एक दूसरे को ग्रैना से जोड़ती हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि जो थायलाक्वाइड है वही थोड़ा खींच करके और क्या होता है? दूसरे ग्रैना से जुड़ जाता है। तो ये क्या है बेटा? स्ट्रोमल लैमेली है ना, स्ट्रोमल लैमेली इनको कहते हैं। और जो थायलाक्वाइड है इसके ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? इसकी सतह पर क्वांटासोम स्थित होते हैं। इस तरह से इसके पूरे सरफेस पर क्या स्थित होते हैं बेटा? यहाँ होते हैं क्वांटासोम। ठीक है, इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो क्वांटासोम। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वांटासोम। और क्वांटासोम में क्या भरे होते हैं बच्चों? यहाँ पे होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल। पिगमेंट मॉलिक्यूल अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें मुख्यतः 3 पिगमेंट पढ़ेंगे अपन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस, है ना। तो इसमें क्या भरे होंगे बेटा? इसमें भरे होंगे पिगमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो ये क्या है? इसमें भरी हुई है क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या है? पिगमेंट है। ये क्या है बेटा? पिगमेंट। ठीक है, अब यदि आप क्वांटासोम का एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और इसमें क्या भरे होंगे? क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल भरे होंगे। यहाँ क्या होंगे बेटा? क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल। तो इसको आप लिख देंगे 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। ये बहुत पूछा जाता है ना, क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ थायलाक्वाइड, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ थायलाक्वाइड। ठीक है बेटा, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थायलाक्वाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस है। ठीक है ना, ये है फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस। ठीक, इससे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। ठीक है ना, सिंथेटिक का एक पार्ट यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं।
आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों का भला हो सके। ठीक है ना? धन्यवाद।